वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम टाइट्रेशन में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको समझने और सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए है कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं। तो टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम एक अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। बात की समझ आ रही है? कहने का मतलब ये कि यहाँ पे दो सोल्यूशन होंगे। एक सोल्यूशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हमारे पास होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो गया। और एक सोल्यूशन हमारे पास होता है अननोन सोल्यूशन। एक सोल्यूशन क्या होता है, अननोन सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है, वो सोल्यूशन होता है, या नॉन सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन हो। कंसंट्रेशन क्या हो, कंसंट्रेशन नॉन हो, यानी वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नॉन हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अननोन हो, हमें पता ना हो कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं, अननोन। इसको हम कहते हैं अननोन सोल्यूशन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अननोन सोल्यूशन हो गया, और ऊपर वाला हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो गया। तो दो सोल्यूशन हो गए, एक का नॉन कंसंट्रेशन वाला और एक का अननोन कंसंट्रेशन वाला, अननोन कंसंट्रेशन। बात की समझ आ रही है? तो देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड यानी जो नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है उसको हम ले लेते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट एक वर्टिकल ट्यूब होती है जिसमें हम अपने नॉन सोल्यूशन को जो है वो लेते हैं, और कॉनिकल फ्लास्क में हम अननोन सोल्यूशन को जो है वो ले लेते हैं। ब्यूरेट में फ्लो कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी जो हमारे जो नॉन सोल्यूशन है इसकी फ्लो को कंट्रोल करे, इसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए, ऊपर हमारे पास क्या हो गया, नॉन सोल्यूशन हो गया, और नीचे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में क्या हो गया, अननोन सोल्यूशन हो गया। इसमें हम इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं, और ऊपर से जो है हम जो नॉन सोल्यूशन है उसको ड्रॉप वाइज जो है इसमें ऐड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि इसमें हम ड्रॉप वाइज जो है अपने नॉन सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्या है, अननोन सोल्यूशन है, और ऊपर से इसमें हम ड्रॉप वाइज नॉन सोल्यूशन को जो है वो ऐड कर रहे हैं, यानी जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास नॉन है। तो देखिए, जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन, यानी जो जितनी कंसंट्रेशन में, यानी जितने अमाउंट में, जितना वॉल्यूम में हमारे पास नीचे वाला सोल्यूशन है, उतना ही वॉल्यूम में ऊपर से सोल्यूशन आ जाता है। यानी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब आप एक ड्रॉप भी ऐड करेंगे ना ये नॉन सोल्यूशन का इस अननोन में, तो इस सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको फिर हम कहते हैं एंड पॉइंट। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, इसको हम मेनली लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। मैंने बुक में लिखा था, तो इसलिए मैंने समझा कि आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि हम किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं। ब्यूरेट में हम नॉन सोल्यूशन को ले लेते हैं, और कॉनिकल फ्लास्क में हम अननोन सोल्यूशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो अननोन सोल्यूशन है इसमें हम इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं, फ्यू ड्रॉप, यानी 2 या 3 ड्रॉप जो है हम इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं, और ऊपर से जो है हम अपने नॉन सोल्यूशन को ड्रॉप वाइज जो है वो ऐड कर लेते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। अब जब एक फर्दर ड्रॉप आप ऐड कर लेंगे तो इस सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। बात की समझ आ रही है? तो ये जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, यानी वो सोल्यूशन जिसको हम ब्यूरेट में रखते हैं, इसको हम कहते हैं टाइट्रेंट। टाइट्रेंट अक्सर यहाँ ये नाम भी दिए जाते हैं, टाइट्रेंट। और जो सोल्यूशन हम कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं इसके लिए हम नाम यूज़ करते हैं टाइट्रेंट का। देखिए, एक में डी है और एक में जो है टी है, बाकी दोनों जो है सेम है। तो एक टाइट्रेंट है और एक टाइट्रेंट है। बात की समझ आ गई? तो टाइट्रेंट जो वो सोल्यूशन जिसको हम ब्यूरेट में लेते हैं, और टाइट्रेंट वो सोल्यूशन जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। तो चले आप देखते हैं कि किस तरह से जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट, यानी यहाँ पे हमारा नॉन सोल्यूशन जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट का है, Cr2O7 2-, यानी ये हमारा नॉन सोल्यूशन है, और अननोन सोल्यूशन जो है हमारा Fe+2 का है, Fe+2 का। यानी इस सोल्यूशन को यूज़ करके हम इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे। बात की समझ आ रही है? किस तरह से फाइंड करेंगे, चले देखते हैं। यहाँ पे ये जो Cr2O7 है 2-, ये कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज़ में, 2Cr3+ में। देखिए, मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। इस साइड पे कितने क्रोमियम है, 2, इस साइड पे भी कितने क्रोमियम होने चाहिए,
2। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बात की समझ आ रही है? आपको ऑलरेडी इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से जो है ऑक्सी एसिड के कंसेप्ट में आप देख सकते हैं। जो मैंने ऑक्सी एसिड के कंसेप्ट पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो गया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बात की समझ आ रही है? यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? एक क्रोमियम ने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिख लेंगे। बुक में 6 लिखा है, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं तब आपको पता चल जाएगा कि 6 किस तरह से आता है। फिलहाल यहाँ पे क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए। तो इस तरह की रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसके इस साइड पे, उसके राइट हैंड साइड में आपने एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लिखना है। चूंकि देखिए यहाँ पे मैं H2O लिखूंगा, H2O। तो एक H2O में कितने ऑक्सीजन एटम है? एक ही तो ऑक्सीजन एटम है एक H2O में। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम के लिए आपने एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिखना है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7। तो यहाँ पे आप 7 H2O जो है वो लिख लेंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्रोमियम जो है वो भी बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस साइड पे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 7 × 2 14। तो यहाँ पे आप 14 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो है वो लिख ले। बात की समझ आ गई? तो अब आपको मैंने कहा कि बुक में +6 इलेक्ट्रॉन लिखा है। +6 किस तरह से आया है? वो चार्ज बैलेंस करने के बाद आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ आपके समझाने के लिए क्या था। यहाँ पे इस क्रोमियम में, इस क्रोमियम पे पोटाशियम डाइक्रोमेट पे कितना चार्ज है? -2 का, -2 का। और इस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है टोटल? एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 14 पे +14 हो जाएगा। और यहाँ पे 3, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे? -3 चार्ज। तो देखिए 14 - 2 12 माइनस, यहाँ पे एक माइनस भी लिख ले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस है। तो देखिए 14 - 2 12, 12 - 3 9। तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? इस साइड पे 9 जो है वो आ जाएगा। यानी चार्ज यहाँ पे क्या हो गया? +9। बात की समझ आ रही है? इस साइड पे देख ले, यहाँ पे एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है, 2 क्रोमियम है, तो कितना चार्ज हो जाएगा? +6। और H2O पे कोई भी चार्ज नहीं है। बात की समझ आ गई? देखें, अब जब हम इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इस साइड पे +6 है और इस साइड पे +9 है। अगर इस साइड पे हम +3 को ऐड कर दें, +3 को, यानी 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें इसमें, तो हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 पहले था और 3 अब और आ गया है, तो -3, यहाँ पे +9 आ जाएगा। देखिए मैं चार्ज बैलेंस करना सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे क्या था हमारे पास? -2 था, 14 और +3 था। इससे हमारे पास क्या आया? इससे हमारे पास 9 आया। और इस साइड पे जो चार्ज आया वो +6 आया। तो इसको हम बैलेंस किस तरह से करेंगे? इसको हम बैलेंस इस तरह से करेंगे जब हम इस साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे। तो +9 है, +9 में से जब हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? +6 बच जाएगा। और इस साइड पे भी +6 है। तो इस तरह से जो है बुक में +6 डायरेक्टली इन्होंने लिखा है, लेकिन हमारा काम है कि आप लोगों को समझाएं कि किस तरह से जो है वो +6 आया है। और ये हमारे पास Fe का सोल्यूशन है। अब ये हमारे पास क्या है? Fe+2 का सोल्यूशन है, या इस तरह से लिख ले Fe2+। ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में। बात की समझ आ गई? यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देता है, ऑक्सीडेशन इसकी हो गई। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम 6 Fe लिख लेंगे, यहाँ पे भी 6 Fe जो है वो लिख देंगे। और यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिख देंगे। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यही वाले इलेक्ट्रॉन है जो लॉस किए हुए हैं किस चीज़ ने? Fe2 ने। यानी Fe2 जो जब कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, तो 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। एक Fe एक इलेक्ट्रॉन को, 2 Fe 2 को, 3 को, और 6 जो है वो 6 को लॉस कर देंगे। बात की समझ आ गई? तो इस तरह से जो है हमारे पास, इसके लिए जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? Cr2O7 - 2 + 6Fe+2 + 14 हाइड्रोजन। देखिए जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? ओवरऑल रिएक्शन। तो जब ओवरऑल रिएक्शन आप लिखेंगे तो वो आप इस तरह से लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दे, और जो राइट हैंड साइड पे है उसको राइट हैंड साइड पे लिख दे। तो यहाँ पे हमारे पास 2Cr3 प्लस या +3 + 6Fe+3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया?
प्लस 7H2O। तो ये हमारे पास जो है टोटल इसके लिए रिएक्शन हो गया। देखिए इसका कलर था पहले ऑरेंज, इसका कलर क्या था ऑरेंज, और इसका कलर अब क्या है ग्रीन। तो देखिए आपको मैंने इक्वलेंस पॉइंट और इन पॉइंट का बताया ना कि जब इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो हम इसको इक्वलेंट पॉइंट कहते हैं। अब जब एक फर्दर ड्रॉप आप इसका डालेंगे यानी जो नॉन सोल्यूशन हमारे पास है तो कलर जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इस कलर चेंज से हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड हो जाएगी। इस तरह से जो है हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।